नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ की तिजोरी के धरोहर का बंटवारा। सुशीला जी को गुजरे आज 20 दिन हो चुके थे। 13वीं के बाद रिश्ते नातेदारों की भीड़ भी छट चुकी थी। घर में अब उनकी बड़ी बहू शीतल, छोटी बहू निर्मल और दोनों बेटियाँ शहनाज और भक्ति के अलावा बुजुर्गों के नाम पर उनकी चाची सास और बुआ सास थीं। शीतल की पिछले 2 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस दिन सुबह सुबह बुआ जी अपने भाई राम नारायण से बोली, भाई जाने वाले तो जा चुके, कब तक उनका शोक मनाओगे? जाने वाली आत्मा को दुखी ना करो। चाची जी भी कहने लगी, भैया अब आप भी समय रहते हमारे होते हुए दीदी की धरोहर सबको बांट दीजिए। बुआ जी ने इस बात पर थोड़ा और जोर डालते हुए कहा, सुलोचना ठीक कह रही है, फिर अब हमें भी तो अपने घर जाकर अपनी जिम्मेदारियां पुनः संभालनी है। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अब भाभी की तिजोरी की धरोहर खुद ही सब में बांट दे। ये बात जैसे ही शीतल के कानों तक पहुंची, वो तुरंत उठकर आई और कहने लगी, क्या जल्दी है? बाबूजी कहाँ भागे जा रहे हैं? हम बाद में आराम से कर लेंगे। पर बुआ जी के आगे उसकी एक नहीं चली और वो हारी हुई सी बस निर्मल का चेहरा देखती रह गई। दोपहर खाने के बाद का वक्त निश्चित किया गया बंटवारे के लिए। उस दिन तो जैसे किसी को भूख ही नहीं लगी थी। सब जल्दी से खाना निपटा कर हाल में पहुंच गए। उनके दोनों सुपुत्र और दामाद भी पधार चुके थे। पंडित पंडिताइन भी मौजूद थे। सबकी निगाहें तिजोरी पर टिकी हुई थीं। शीतल ने बाबूजी को चाबियां सौंपी। तिजोरी खोल सारा सामान निकाल मेज पर यूं सजाया गया मानो दुल्हन का दहेज हो। उनकी 21 साड़ियाँ, एक चांदी की पायल, एक अंगूठी और कुछ रुपए देकर पंडित जी को खुशी खुशी विदा किया गया। फिर शुरू हुआ बंटवारा। अचानक बुआ जी चिल्लाईं, अरे भाभी का वो डायमंड का सेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? सब आंखें शीतल की ओर थी। उसने बड़े बेमन से तिजोरी के लाकर की चाबी अपने कमरे से ला कर दी। धीरे से वो निर्मल से बोली, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों के रहते लाकर खुले। अब देखना, सबसे अच्छे आभूषण ये दोनों पहले ही ले लेंगी। लाकर खोल सारे आभूषण निकाले गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बुआ जी तुरंत बोली, भैया इस बार भाभी ने रक्षाबंधन पर मुझे डायमंड सेट दिलाने का वादा किया था। अब वो तो रही नहीं, तो क्या उनकी ये निशानी, उनका ये छोटा सा डायमंड सेट मैं रख लूँ? मुझे इसी से संतोष हो जाएगा। साथ ही भाभी की नज़दीकी का एहसास भी होता रहेगा। शीतल निर्मल से बोली, देखा, मुझे इसी बात का डर था कि बुआ जी ये सेट किसी भी बहाने से हड़प लेंगी, इसलिए मैं तिजोरी नहीं खुलने देना चाहती थी। इधर बुआ जी ने फिर पूछा, भैया क्या सोच रहे हो? भाभी की छोटी सी निशानी ही तो मांग रही हूँ। राम नारायण जी ने बुआ जी को वो सेट दे दिया। चाची जी वो जड़ाऊ सेट देखकर बोली, भैया भाभी का ये सेट मुझे उनके आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर दीजिए। ये सेट भाभी की याद स्वरूप हमेशा मेरे साथ रहेगा। सो वो चाची जी के हिस्से आ गया। बाकी चीजें भी एक एक कर बट गई। अंत में सुशीला जी की शादी की साड़ी की बारी आई। सभी एक स्वर में बोले, पिताजी, उर्मिला ने बड़े ही दिल से माँ जी की सेवा की थी, क्यों ना ये साड़ी हम उसे दे दें, उसके बहुत काम आएगी उसकी बेटी की शादी में। सो उर्मिला को बुलवाया गया और वो साड़ी सप्रेम भेंट की गई। सभी बंटवारे के बाद संतुष्ट थे। अगले दिन उर्मिला ने आकर उस साड़ी के साथ एक खत राम नारायण जी को थमाया। वो खत उसे उस साड़ी में सहेज कर रखा हुआ मिला था। बाबूजी ने खत खोलकर पढ़ा। एक बार फिर से सबको बुलवा भेजा गया। बाबूजी ने कहा, मुझे साड़ी में से मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा बयां करता हुआ एक खत मिला है और वो पूरी करने के लिए तुम सबका यहाँ होना ज़रूरी है। सुशीला जी ने खत में लिखा था, मैंने कन्या अनाथालय में 10 लड़कियों को गोद ले रखा है। उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। अभी वो सब लड़कियां जहाँ जहाँ पढ़ रही हैं, उन सब का ब्यौरा मेरे बैंक लॉकर में लिख कर रखा हुआ है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सारे जेवरात बेचकर एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें उन लड़कियों की पढ़ाई का और शादी का खर्चा उठाया जाए। साथ ही उस ट्रस्ट में मेरी प्यारी ननद देवरानी, दोनों बेटे और दोनों बेटियाँ 1-1 लाख का योगदान करें। बाकी का खर्च मेरे पति उठा लेंगे। मेरे बाद मेरी शादी की ये साड़ी उर्मिला को दे दी जाए और ये खत भी उसे दे दिया जाए। राम नारायण जी बोले, आप लोगों को पैसे देने के लिए मैं नहीं कहता, पर मेरी पत्नी की धरोहर तो लौटानी ही पड़ेगी। उस पर आपका कोई हक नहीं है। सबने बेमन से सब कुछ लौटाया।
और उस बदनसीब साड़ी की ओर देखते रहे। सब सोच रहे थे जब उन्होंने करोड़ों के जेवर अनाथ लड़कियों को दे दिए तो फिर उर्मिला को सिर्फ एक पुरानी मैली साड़ी क्यों। अब उन्होंने उर्मिला के नाम लिखा खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय उर्मिला, तुमने बड़े ही दिल से मेरी सेवा की है। मेरी शादी की साड़ी मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। ये साड़ी लेकर तुम मेरे मायके जाना। मेरे भाई जो कि एक कुशल जौहरी हैं, वो इस साड़ी में लगे सोने और चांदी के तार और छोटे बड़े 100 माणिक निकाल कर तुम्हें देगा। फिर उन्हें बेच तुम अपने बेटे की पढ़ाई की फीस आराम से भर पाओगी। पढ़ते हुए बाबूजी ने खत के साथ वो साड़ी भी उर्मिला को दे दी। सभी उसकी ओर देख यही सोच रहे थे कि किस घड़ी में कल उन्होंने वो साड़ी किसी मरे हुए इंसान की एक पुरानी बदनसीब निशानी समझ एक काम वाली को दे दी थी। काश रख ली होती। उर्मिला के जाने के बाद राम नारायण जी ने सब जेवर इकट्ठा किए और ट्रस्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे कि इनको पहले से ही आशा थी, सभी ने कोई ना कोई बहाना देकर अपना योगदान देने से इनकार कर दिया। शीतल के कमरे में सब शाम को बैठ उस बदनसीब साड़ी को कोस रहे थे। चाय बनी तो थी पर किसी के गले से उतर नहीं रही थी। आज किसी को भूख भी नहीं लगी थी, सो रात का खाना राम नारायण जी के कमरे में ही पहुंचा दिया गया। हालांकि यह एक काल्पनिक कहानी है पर बहुत से घरों की सच्चाई है। दोस्तों, किसी के गुजर जाने के बाद उसके कपड़े मनहूस हो जाते हैं, उन्हें दान कर दिया जाता है, तो फिर उनकी कीमती चीज़ों पर सबकी नज़र क्यों रहती है? क्यों वो जेवर, पैसा, मकान आदि मनहूस नहीं बन जाते? क्यों हम उन्हें दान नहीं करते? अगर रोते रहने से जाने वाले की आत्मा दुखी होती है तो क्या इन हरकतों से नहीं होती? जब तेरहवीं होते ही बंटवारे का बंदर बाट शुरू हो जाता है और रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। लालची परिवारों को सबक देती। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।